हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन के क्वेश्चंस का जो लॉजिक होता है, आपके एग्जामिनेशन में वन क्वेश्चन इससे जरूर आता है। और आज हम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने हैं। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पर 25 असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और इनके लॉजिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी चीज पे कैसे डिसीजन लिया जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर एक असर्शन दिया होगा जो ऑब्जेक्ट ए में होगा और उसका रीजन दिया होगा जो आर दिया जाएगा, यानी ए आर के बीच में आपको कंक्लूजन निकालना है। तो पहला ऑप्शन आप टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर दोनों करेक्ट हैं, अगर दोनों सही हैं तो आप ऑप्शन ए सही करेंगे। और कब? जबकि ए आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर आप बी को टिक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू है तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन आर ए का है तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे, अदरवाइज बी टिक करेंगे। और अगर आपका असर्शन केवल सही है, रीजन फॉल्स है, तो फिर आप सी टिक करेंगे। और अगर दोनों में से असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो आप डी टिक करेंगे। तो इन्हीं 4 रीजंस पर आपको 25 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं, इन पर डिस्कशन है। ट्राई टू फाइंड आउट कि आप कितना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, असर्शन क्या है। असर्शन कह रहा है, टेलर गेव अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एफ.डब्ल्यू. टेलर के आपको पता है लगभग हमारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। और उसके बाद टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु शॉट टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल इफिशियंसी। उनकी खुद की कंपनी की अपनी जो लॉस मेकिंग कंडीशन थी उसको उन्होंने करेक्ट करके अपने आप को एक अच्छा मैनेजर प्रूव किया। तो इस बात को क्या आप अब बताएंगे कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या डी सही है या सी सही है या डी? तो इसमें आपका, क्योंकि ये वाला हमारा करेक्ट है, यानी असर्शन हमारा करेक्ट है, सी है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम ए को टिक करेंगे, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 2 पे देखते हैं असर्शन क्या दिया गया है। असर्शन दिया गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। प्योर साइंस जो होती है, जैसे फिजिक्स के लॉ हैं, वो 100% करेक्ट होते हैं, बट मैनेजमेंट के लॉज जो हैं वो रिजिड नहीं है, यानी 100% करेक्ट नहीं होते। क्या ये बात आपकी सही है? आपको क्या लगता है इस बात में? आप कितनी रियलिटी जानते हैं, इस बात में कितनी रियलिटी रखते हैं, ये बताना है। और दूसरा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट इज द राइट आंसर? नाउ एक्सप्लेन। तो यहां पर आप इसको समझने से पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं और यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि जो तुम्हारी फिजिक्स, जो हमारी फिजिक्स है, जो फिजिक्स हुआ करती है, फिजिक्स में 100% करेक्शन रहता है, 100% करेक्टनेस रहती है। जबकि हमारे मैनेजमेंट में ऑप्शन है, मैनेजमेंट में ऑप्शन है, क्योंकि फिजिक्स जो है ये नेचुरल लॉ से बिलीव करती है, नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन करती है, जबकि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर पर बेस करता है। और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते, हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या है? चेंजिंग है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट था वो ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। और जो आर रीजन दिया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर इज चेंजिंग, इसी के कारण ऐसा होता है, तो हमारा आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम पीछे देखेंगे और पीछे जब चलेंगे तो यहां पर 2 के लिए भी हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, यानी ए असर्शन इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, तीसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, टेक्निकल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल मैनेजमेंट में क्या चीज कही गई है, ये बिल्कुल देखना है। टेक्निक्स आर गाइडलाइन टू टेक डिसीजन व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स। टेक्निक्स क्या है? वो गाइडलाइन है और प्रिंसिपल्स को मैनेज करने वाली चीजें हैं। तो क्या रीजन होना चाहिए, क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन जबकि आप डिस्कशन करें? तो यहां पर आप देखिए, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो असर्शन है, वो तो हमारा यहां पर क्या हो रहा है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? क्या है, आप बता सकते हैं? तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा ऊपर का स्टेटमेंट है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो आर है, रीजन है, ये इसका
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये फॉल्स भी है। तो इसके कारण अब हमारा आंसर यहां पे सी हो जाएगा, यानी हम सी आंसर टिक करेंगे। कहां पर? थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। इस नंबर के क्वेश्चन को अगर इस तरीके का आपका क्वेश्चन आता है तो आपको सी टिक करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कहता है? असर्शन को देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन, यानी प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक गाइडलाइन की तरीके काम करते हैं। तो गाइडलाइन ऑफ एक्शंस के लिए काम करते हैं और प्रिंसिपल्स help managers to take decision while performing the function of management। अगेन वेरी करेक्ट, ये करेक्ट हो जाता है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो इन दिस वे हम देखेंगे तो यहां पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए हो जाएगा, यानी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइन टू टेक एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेमेडी टू स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन फॉर मैनेजरियल प्रॉब्लम। यानी जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं टेलर महोदय के, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें जानकारी दे देते हैं, ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कर देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बट नो सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय देम। अब ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहां पर डिसीजन किसको लेना है? मैनेजर को। रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी रियल बिजनेस सिचुएशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड डायनेमिक्स है एंड आर द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। देयर कैन नॉट बी वन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसी को हम ये जो स्ट्रेट जैकेट कहा गया है, यानी कंप्लीट प्रोविजंस नहीं मिलते, यहां पर भी ये बात सही हो रही है। तो ए करेक्ट हो जाता है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो इन दिस वे ऑप्शन ए, इन दिस वे ऑप्शन ए इज करेक्ट एग्जांपल, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो असर्शन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड प्रेस्क्रिप्शंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो रिजिड प्रेस्क्रिप्शंस दे रहे हैं विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। नो नो, नॉट एट ऑल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं देते, ये मैनेजर्स की चॉइस है कि वो उनको फॉलो करे या ना करे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है एंड दे गिव मैनेजर एनफ डिस्क्रिप्शन टू टेक डिसीजन। अब देखिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यानी मैनेजर्स को खुद से अपने आप से चीजें देखनी है। तो यहां पर क्या हुआ? हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है और जो रीजन है वो ट्रू है। तो इन दिस वे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टिक करेंगे। नेक्स्ट असर्शन को देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बिहेवियरल नेचर है, यानी प्रैक्टिकल है। ये जितने भी सिद्धांत हैं ये क्या है? प्रैक्टिकल हैं। Management principles aim at fluctuating behavior of human beings. Both are correct. Both are correct, and R is a correct explanation of A. So in this way, again, answer will be A. Next question, question number 8 देख लेते हैं। Specialization is the most efficient way to use human effort. यानी इन स्पेशलाइजेशन से ह्यूमन एफर्ट को अगर यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? रीजन क्या है कि रिजल्ट इन इफिशियंट दिस रिजल्ट इज इन इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव आउटपुट। यहां पर ये इसका ट्रू आउटपुट नहीं है, ओनली हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। इन दिस वे हमारा जो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, यानी स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट द डुअल सबऑर्डिनेशन। सो यहां पर ये वाला आंसर तो रीजन तो हमारा करेक्ट है बट दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को यूनिटी ऑफ कमांड नहीं प्रेस्क्राइब करती, ओनली मैनेजरियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इन दिस वे यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम ऑप्शन डी पर जाएंगे, डी को टिक करेंगे। यहां पर आर हमारा करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है असर्शन है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। दिस इज वेरी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस एट एवरी इंडिविजुअल ऑफ एम्प्लॉय। ये बहुत बिल्कुल करेक्टली बोला गया, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड डुअल सबऑर्डिनेशन रोकता है, यानी एक व्यक्ति का एक ही बॉस होता है। और फेयोल के अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मुझे मानना किसकी बात है, यानी मुझे किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं। तो इन दिस वे assertion is correct, reason is correct, and correct explanation is over given. So answer A will be the right answer for this. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है और इस स्टेटमेंट को हम देखें
तो हमारा पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, इफ द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार देयर आर सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम। अगर कोई कंडीशन है जिसमें मैनेजमेंट कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहां पे कार डिवीजन एंड बाइक डिवीजन अलग अलग है, तो ये अलग होना चाहिए। रीजन क्या है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। वेरी करेक्ट, सो स्टेटमेंट इज करेक्ट, reason is correct and it is correct explanation of this, so option A will be the right answer for this question. Question number 12 देख लेते हैं, the journal small organization have more decentralization than the large organization। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज्यादा होगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से। ये बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, और डिग्री ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, जितना ज्यादा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस ऑफ कंपनी इज वर्किंग। दिस इज वेरी करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज नॉट करेक्ट। सो इन दिस वे हमारा ऑप्शन यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। ठीक है, और यहां पर ए के लिए दोनों करेक्ट थे, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, असर्शन ए, नाउअडेज मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिस्ट वर्क टुगेदर एज ए डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरमेंट। आज के समय में बहुत सारी मल्टीनेशनल एमएनसीज डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरमेंट में काम कर रही हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी काम कर रही है। और इसमें क्या आ जा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी emphasizes the kindliness and justice of the behavior of the manager towards worker. So very correct option is given, and here again I will find that A is a correct statement, R is correct, and R is a correct explanation of A. That's why option A will be the right answer for this assertion type question. Employees turnover should be minimized for question number 14। हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि इंप्लॉइज का जो टर्नओवर है वो मिनिमाइज किया जाना चाहिए, एंड इट मेंटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। यानी जो इंप्लॉइज हैं उनका वर्क अगर आप ज्यादा रखेंगे, क्योंकि वो कंपनी पर काम कम कर पाएंगे, कंपनी पर कंसंट्रेट करने के लिए ये है कि उनकी जो पर्सनल वर्किंग है वो कम होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपने लिए ही काम करते रहेंगे। सो इन दिस वे इंप्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी को मेंटेन करता है। तो ए करेक्ट हो गया, आर भी करेक्ट है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इन दिस वे हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को मैं ही नहीं करना चाहिए, in all conversation with workers, this will give the spirit of mutual interest and belongingness among the members। ये वेरी करेक्ट है, मैंने इसे हम स्पिरिट डी कॉप्स के नाम से जानते हैं, कि हमें स्पिरिट डी कॉप्स के नाम से जाना जाता है, यानी टीम वर्किंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट को अपने आप में ही काम नहीं करना चाहिए। सो इन दिस वे ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, आर भी हमारा करेक्ट हो जाता है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी। टेलर ये बिलीव करते थे कि इफिशियंसी मैक्सिमाइजेशन के लिए केवल एक ही कोई मेथड अच्छा हो सकता है, एंड दिस कैन रिजल्ट द मोर सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। So this is also very correct, both are correct, and R is the correct explanation of A. So in this way इसका भी आंसर आपका A आ जाएगा। गया है, Taylor called the complete mental revolution as a part of both management and worker। Yes, it is very correct। In such a situation trade union will think of going on strike। No, this is not correct one, so explanation is not correct, assertion is correct। In this way option C हमारा right answer हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। वेरी करेक्ट फॉर द वर्किंग ऑफ मैनेजमेंट, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। सो यहां पर भी हमारा ए करेक्ट हो जाता है, आर भी करेक्ट होता है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर इसके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम यहां पर टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फेयोल वाज इन द व्यू। फेयोल का ये व्यू था दैट द कंसर्न ऑफ इफिशियंसी कुड बी बिल्ट इन अ राइट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। यानी अगर इफिशियंसी हम बनाना चाहते हैं तो हमें जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें हमें इफिशियंसी शुरुआत में सिलेक्शन प्रोसेस से ही बनानी पड़ेगी। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, and later on the Taylor was a ardent supporter of scientific method of production in business। this one is correct, so option D will be the right answer for this assertion type question। next है
under the factory manager was working in a planning in charge and a production in charge. एक फैक्ट्री मैनेजर एक व्यक्ति है जो प्लानिंग इंचार्ज में भी था और वो प्रोडक्शन इंचार्ज भी था. तो टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फ्रॉम फंक्शन. यहां पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए तो आप देखिए यहां पर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज, यानी अलग अलग व्यक्ति थे, एक ये था और एक बी था. तो जो टेलर ने कहा है उन्होंने कहा है कि प्लानिंग प्रोडक्शन से एग्जीक्यूशन से बिल्कुल अलग होनी चाहिए. सो इन दिस वे आर इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट एंड आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. टेलर कंसंट्रेटेड ऑन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द रोल ऑफ अ फोरमैन इन द फैक्ट्री सेटअप. उन्होंने कहा कि जो फोरमैन है, जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर, तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेलर ने इस व्यक्ति के रोल को इंपॉर्टेंट बताया. उन्होंने कहा फोरमैन इज अ पाइवट अराउंड whom revolves the entire production planning, implementation and control. Very correct. So R is correct, A is correct and R is correct explanation of A. So option A will be the right answer for 21 number question. Next है objective of method study to find out the best way of doing a job. Objective of method study ये है कि हम ये देखें कि जॉब को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है. बिल्कुल करेक्ट बात है. एंड देयर वाज वेरियस मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. सो आर इज द राइट स्टेटमेंट एंड ए इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो यहां पर भी हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन एमिंग एट द एलिमिनेशन अननेसेसरी डाइवर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. वेरी गुड. ये बहुत स्टेटमेंट सही है कि सिंप्लीफिकेशन जितना ज्यादा होगा अननेसेसरी डाइवर्सिटी उतनी बचेगी. एंड सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट करता है सेविंग ऑफ कॉस्ट, लेबर, मशीन. दोनों करेक्ट हो जाते हैं. ए करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो यहां पर भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में. टाइम स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. यस, दिस इज द राइट आंसर. एंड टाइम स्टडी विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. नो, प्रोडक्टिविटी का टाइम स्टडी से कहीं पर कोई रिलेशन नहीं है. इन दिस वे दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं. एंड इसमें हम देखें तो हमारा ऑप्शन मिलता है कि जो टेलर का है, टेलर इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट of those who performed above standard and for who performed below standard. ये बिल्कुल करेक्ट बात इन्होंने कही कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होना चाहिए. टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर. अगर ए इफिशिएंट काम कर रहा है और बी इफिशिएंट काम नहीं कर रहा है तो ए का रेम्यूनरेशन बी से रेम्यूनरेशन से ज्यादा होना चाहिए. सो ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इन दिस वे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, यहां पर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं. आई थिंक वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. सो काइंडली कीप वॉचिंग, keep studying and do share, like and comment to others and meet us in our next video.